यस गाइस, हम लोगों ने नया चैप्टर लास्ट क्लास में शुरू कर दिया। डिविजिबल प्रॉफिट्स और डिविडेंड के बारे में बात करता है। डिविजिबल प्रॉफिट और डिविडेंड चैप्टर 123 से 127 तक के जितने भी नियम कानून हैं उसके बारे में चर्चा करता है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये पहले 2 टॉपिक्स आपसे चर्चा में डाले थे आपके साथ, जिसके अंदर मैंने आपको बोला एक तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड क्या होता है। अगर आपको आगाज हो तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड के ऊपर जो ये लोग चर्चा करते हैं वो ऐसी है। मीनिंग ऑफ डिविडेंड के ऊपर जो ये लोग चर्चा करते हैं वो ऐसी है कि डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? दो एजीएमओ के बीच का दिया हुआ डिविडेंड, उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, जो 2 एजीएम के बीच में देते हैं या फिर साल के बीच में देते हैं, जो भी नाम से आपको बुलाना हो। टाइप्स ऑफ डिविडेंड के अंदर ये लोग चर्चा करते हैं कि भैया नेचर ऑफ शेयर्स के अनुसार होता है और टाइम के अनुसार होता है। अब जो अपन ने चर्चा की थी मैं एक बार वो रिकैप करवा देता हूं। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड में टाइम के अनुसार 2 है, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम साल के बीच में, फाइनल साल खत्म होने के बाद। नेचर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस और इक्विटी है। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाता है, उसमें क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव वालों को अगर इस साल नहीं मिला तो अगले साल टोटल होके मिलेगा, और नॉन क्यूमुलेटिव वालों को जो नॉर्मल है उस साल का वही डिविडेंड मिलेगा। शेयर्स को 2 प्रकार से क्लासिफाई जो किया हुआ है वो है प्रेफरेंस और इक्विटी। इक्विटी वालों को कोई विशेष प्रेफरेंस नहीं मिलता। प्रेफरेंस वालों को 2 प्रेफरेंस मिलता है, एक तो डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलता है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इक्विटी से पहले होता है। यहां तक का टोटल हिसाब किताब हमने देख लिया था। प्लीज कंफर्म। ओके, तो गाइज चीजों को और आगे बढ़ाता हूं। चीजों को अगर और आगे लेके चलूं तो अब आएगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की घोषणा करना और डिविडेंड चुकाना। देखो इसमें ना अपने अपने रूल्स आएंगे। जैसे कंपनीज एक्ट में क्या है, हर चीज का एक रूल बनाया हुआ है कि कैसे डिविडेंड दिया जाएगा, किसमें से डिविडेंड दिया जाएगा। ऐसे हर चीज का एक स्पेसिफिक रूल बनाया है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस साल के प्रॉफिट से डिविडेंड देना है, तो कोई फॉर्मेलिटी है या दे सकता हूं? ये तो अकाउंट्स का सवाल पूछ रहा हूं, लॉ का थोड़ी पूछ रहा हूं। इस साल प्रॉफिट हुआ और मैं डिविडेंड देना चाहता हूं, कोई फॉर्मेलिटी मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसका कॉम्प्लायंस करना है या दे सकता हूं? कम ऑन, इंसान के बच्चों से सवाल पूछा है। फॉर्मेलिटी है से मतलब क्या मतलब है? जैसे ऐश्वर्या, मतलब कोई क्राइटेरिया है कि इतना ही डिविडेंड दे सकते हैं? फॉर्मेलिटी है मतलब कहां है, कौन से सेक्शन में है, क्या बोलता है? मेरे पास पूरा प्रॉफिट है, मैं पूरा डिविडेंड देना चाहता हूं। सपोज करो मैं ऐसे पूछता हूं आपको, जितना प्रॉफिट हुआ है मैं डिविडेंड देना चाहता हूं, दे सकता हूं क्या? या उसके ऊपर कोई नियम है? और नियम है तो वो नियम क्या है मैं भी जानना चाहता हूं ना भाई। चिरायु भी बोल रहा है, प्रियांशी भी बोल रही, मैं जानना चाहता हूं भाई, एक एक करके। हाँ चलो फिर कौन आ रहा है? मैं पहले ऐश्वर्या को मौका देता हूं बोलने का। क्या है, अभी मेरे को ध्यान नहीं ना भाई, तुम लोग को पता रहता होगा। हम लोग तो क्या है साहब, हम लोग को तो कहां से ये सब पता रहेगा, हम लोग अकाउंट्स के लोग है ही नहीं ना। हाँ ऐश्वर्या क्या है भाई, कुछ बताओ ना मेरे को यार। मेरे को क्या, पढ़ाई लिखाई थोड़े अकाउंट्स की कम है मेरी। क्या है नियम, बोल के बताओ। हो सकता है आप लिख के नहीं बता पा रहे हो। हाँ सर वो कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स है? क्योंकि फिर आगे वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी पड़ती है फिर बिजनेस में।
अच्छा, मतलब फिक्स्ड ही अमाउंट दे सकते हैं। नहीं, फिक्स नहीं, मतलब एक पार्ट, एक जो प्रॉफिट हुआ है उसका एक पार्ट परसेंटेज दे सकते हैं। अच्छा, पूरा नहीं दे सकता मैं। चिरायु बोल रहा है 100% भी दे सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। प्रियांशी जी मना कर रही है, मैं प्रियांशी जी से भी जानना चाहता हूं। हाँ प्रियांशी बेटा, क्या है वो रूल है? वो एक्चुअली क्या, मेरे को अकाउंट्स आता नहीं ना, मेरे को रूल ध्यान नहीं है बेटा, आप बताइए ना एक बार। ऐश्वर्या को भी क्या पूरा याद नहीं था, इसलिए उसको भी ऐसा ध्यान है कि परसेंटेज है, पर वो परसेंटेज ध्यान नहीं है। शायद आपको पता हो, आप उसकी मदद कर पाए। हाँ प्रियांशी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं बेटा आप। आपको भी याद नहीं है? अरे अरे अरे, ऐसा मत बोलो यार। हाँ, और कौन कौन थे, कहां गए? रियान, कुछ ध्यान है क्या? है? क्या ध्यान है? अरे मेरे जान, मेरे लाल, मेरे पीले, ये जो डिविडेंड है, इस साल प्रॉफिट हुआ है, मैं 100% देना चाहता हूं। सवाल सभी के लिए है, खाली 2 जनों के लिए थोड़ी था। अरे भाई, तो मैं 100% डिविडेंड दे दूं ना प्रॉफिट में से, या कोई नियम है, ये पूछ रहा हूं मैं। कुछ बोलोगे? हैं? अब भी समझा? अभी भी नहीं समझा? घर आके समझाऊं क्या? क्या अक्षत, अंकित भाई, अतिशय, आयुष, ईशा मैडम, 1/3 देंगे। अच्छा, दे सकते हैं शायद। अच्छा लगा ईशा मैडम, अगर प्रीवियस ईयर की कोई लायबिलिटी हो तो। सर शायद 12.5% ऑफ नेट प्रॉफिट है। क्या रियान भाई, गूगल से कुछ मिला नहीं क्या? हाँ, इतना समय लगाओगे? तब तक मैं तो प्राची जी जवाब दे देंगी। क्या प्राची जी, क्या बोलते? क्या प्राची मैडम? राधिका जी, राधिका जालान जी, नो आइडिया। अरे भाई, अकाउंट्स का है यार, अकाउंट्स का। क्या आप ही बता दो, हद करो, अकाउंट्स का चीज तो आप ही बताओगे। मैं कोई अकाउंट्स का टीचर थोड़ी हूं, मैं तो एक मासूम सा, एक बेचारा सा लॉ का टीचर हूं। मेरे को क्या मालूम तुम्हारे अकाउंट्स में क्या सिखाते साहब। डिविडेंड का कोई तो रूल सिखाया होगा आज तक है? ऐसा नहीं सिखाया आपको कि जब तक एक्यूमुलेटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ नहीं करेंगे तब तक डिविडेंड नहीं दे सकते? ऐसा नहीं बताया आज तक आपको? आप ये बोल ही नहीं सकते साहब, मैं पहले बता दूं आपको। एक्यूमुलेटेड लॉस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चुकाए बिना डिविडेंड दे सकते हो क्या? एक्यूमुलेटेड लॉस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे ऑफ किए बिना डिविडेंड दे सकते हो क्या? तो ऐसा कुछ बताओ ना भाई। और आपका जवाब ऐसा होना चाहिए, सर अगर एक्यूमुलेटेड लॉस या डेप्रिसिएशन नहीं है तो पूरा प्रॉफिट आपका है। आपको अभी आपके अकाउंट्स ने आपको ये नहीं सिखाया होगा कि पूरा प्रॉफिट आए तो पूरा प्रॉफिट डिविडेंड दे दो। उसने पर ये जरूर सिखाया आपको कि भैया पहले डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड और एक्यूमुलेटेड लॉस को माइनस करो, उसके बाद बचा हुआ पैसा तुम्हारे बाप का पैसा है, स्विमिंग पूल में डालो, मुंह से निकालो, फाड़ दो, तुम्हारी मर्जी साहब। जो 12.5% ऐश्वर्या को याद आ रहा है, वो 7-8 साल पुराना, 7 से 8 साल पुराना कोई रूल है जो अब है, अब दिखा रहा है वो मेरे को।
साहब वो रिजर्व में ट्रांसफर करते थे ऐश्वर्या। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, तुम जब थे बच्चे अकाउंट्स में भी नहीं थे सालो। तुम्हारे अकाउंट्स पढ़ने से पहले ये रूल गायब हो गया, फिर भी ऐश्वर्या को पता है। सोचो यार, गजब लोग हो हैं। बाबा जी की जड़ी बूटी खाने लग गए हो क्या सालो? हैं दिमाग शक्ति, ये सारा बादाम खा रहे हो आजकल, या गूगल में जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया कि पुराना है या नया है। इधर आओ। राइट, क्या यार, सिंपल सिंपल नियम कानून है यार। राइट, अब जो तुम्हारे अकाउंट्स का मुद्दा है वो तो तुम ही जवाब दोगे भाई, हम तो लॉ के लोग हैं साहब। राइट, अब ध्यान से सुनो रे, क्या बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो साहब। इस साल के प्रॉफिट में से जितना डिविडेंड देना है वो तो दे दो, उस पर कोई नियम ही नहीं है। एक्चुअली जो बाय एंड चांस आपको थोड़ा बहुत भी नियम जो याद आ रहा होगा ना, वो एक्चुअली ऐसा है कि अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पिछले साल का प्रॉफिट, और अगर आप उसमें से डिविडेंड देना चाहते हो तो फिर नियम कानून है। अब चांसेस है कि ये वाला हिस्सा आपने इंटर में पढ़ लिया हो। राइट, और आपको ऐसी कुछ यादें याद आ रही हो कि हाँ साहब ऐसा कोई रूल तो था। तो इंटर में ये डिविडेंड वाला हिस्सा एक आता है। राइट, जो वो शायद आपको याद हो, जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा हो। वरना कोई सर मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा, तू मस्त आदमी है रे जीवन में, तू छोड़, तू खाली बस अभी फाइनल पे ध्यान दे। राइट, इंपॉर्टेंट ये है कि तू इंटर निकल चुका है। डिविडेंड हमेशा इसी साल के प्रॉफिट में से डिक्लेयर होना चाहिए फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। अब प्रॉफिट में से दे दो ना साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस साल वाले में दो, पिछले साल वाले में से भी दोगे तो भी हम मना नहीं करेंगे, बस नियम कानून है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का पैसा पड़ा है उसमें से दे दो साहब, हमको कोई आपत्ति नहीं है साहब, दो। अब ट्रांसफर टू रिजर्व, पहले क्या था, पहले डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था। अब ये रूल हटा दिया गया है। अब ये रूल हटा दिया गया है। पहले डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था, अब ये रूल हटा दिया गया है। अब कोई टेंशन नहीं है। अब इट इज नॉट मैंडेटरी, इच्छा हो तो ट्रांसफर करो। अब किसकी इच्छा होती है वे, किसी की नहीं होती है सर। राइट, तो अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। यहां तक क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 1, इस साल के प्रॉफिट में से दे दो, पिछले साल वाले में से भी दे सकते हो। पहले ये रूल था कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर होगा। अब ऐसा कोई रूल, अब ऐसा कोई रूल, अब ऐसा कोई रूल, कोई रूल नहीं है। अब ये लोग क्या बोलते हैं, अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड देना चाहते हो, पुराने वाले प्रॉफिट में से, तो आपको आप दे सकते हो, पर ओनली इन अकॉर्डेंस विथ प्रिस्क्राइब रूल्स। व्हाट आर द प्रिस्क्राइब रूल्स मेरे यारों, मेरे दिलदारों? प्रिस्क्राइब रूल्स क्या है, बता दो बता दो बता दो। प्रिस्क्राइब रूल्स है रूल 3। प्रिस्क्राइब रूल्स क्या है? रूल 3। तो प्रिस्क्राइब रूल्स रूल 3 है। आप रूल 3 के अकॉर्डिंग दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
रूल 3 के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिस्क्राइब रूल्स, ये जो रूल है कौन सा वाला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड देने का, ये गवर्नमेंट कंपनी पे लागू नहीं होता। तो गवर्नमेंट कंपनियां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड मतलब दे सकती है, पर रूल लागू नहीं होगा। रूल 3 ऑफ accumulated profit will not apply to government company, ये गवर्नमेंट कंपनी पे लागू नहीं होगा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ओके। अब सर ये रूल 3 क्या है, ये रुकना है यार, अभी तो लड़की देखने नहीं गए और तू सीधा डिसाइड कर रहा है कि साहब स्वागरात पे कहाँ जाएंगे, हनीमून पे कहाँ जाएंगे। रुकना है यार, अभी लड़की तो देखने दे, पहले बताता हूं। रूल 3 आएगा अभी, रूल 3 को बताए बिना क्लास खत्म नहीं हो सकती है। सर मैं फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं क्या? अरे साहब नेकी और पूछ पूछ करो ना साहब, बिंदास करो साहब। इनफैक्ट आप फ्री रिजर्व से ही डिक्लेयर करना चाहिए आपको, तो साहब फ्री रिजर्व से दो ना, बिंदास दो साहब। अब आता है साहब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेट ऑफ प्रीवियस लॉस। ये एकदम क्लियर है। आप बोले तो कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड unless accumulated loss or depreciation has been paid off। तो जब तक एक्यूमुलेटेड लॉस या डेप्रिसिएशन पेड ऑफ ना हो तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ठीक है सर। अब आता है रूल 3, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना साहब। रूल 3 अब ये कहना चाह रहा है ओनली इफ all the 4 conditions of rule 3 are satisfied, then only company can pay dividend out of accumulated profit। तो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, बहुत ध्यान से देखना चारों कंडीशन। सबसे पहली बात करता है रेट की। रेट जो कंपनी पे कर रही है वो 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोलता है? रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी पे ऑफ कर रही है, रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी पे कर रही है वो 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एग्जांपल के तौर पे 2018, 2019, 2020, अब ये पिछले 3 साल है तो मेरे को 21 में पे ऑफ करना है जो पिछले 3 साल के एवरेज रेट है,
तो मान लो इधर दिया 8%, इधर दिया 9%, इधर दिया 10%। तो मैं क्या करूंगा, 8 और 9 17 और 10 27, 27 डिवाइड बाई 3 9%, यानी 9% से ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकते। ये क्लियर है क्या? 9% से ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकते। पहले पहला पॉइंट क्लियर है क्या? मैं तो जाऊंगा ही नहीं आगे जब तक तुम ये नहीं बोलोगे। देखो पॉइंट नंबर 1, इस साल वाले में से देना है तो दे दो साहब, तेरे बाप का पैसा है साहब, तेरे को डिविडेंड देने का है, डिविडेंड दे, जो गुलछटरे उड़ाने उड़ा ले यार, शेयर होल्डर के लिए दे रहा है ना, दे दे साहब, पूरा दे दे। पिछले साल वाले में से देना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी इस साल तो लुखे तेरे को लॉस हुआ है, अब तेरे को लॉस हुआ है उसके बावजूद तू पिछले साल वाले में से देना चाह रहा है, तो बर भैया तेरे को नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। इस साल पैसा है नहीं, फिर भी साला कड़के तो कड़के ठाकुर के लड़के शौक लुटाने हैं साहब, बंगला बिका देंगे पर नाचना नहीं देखना छोड़ेंगे। तो साहब दो फिर, अब देना है तो, पर एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। नंबर नेक्स्ट, तू जो भी पैसा डिविडेंड के लिए निकालेगा, किस में से? प्रॉफिट में से। वो पेड अप शेयर कैपिटल पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा साहब, अमाउंट यहां पे सारा खेल अमाउंट का है। जो भी आप अमाउंट पे ऑफ कर रहे हो, जो भी आप अमाउंट चुका रहे हो, किसको चुका रहे हो? शेयर होल्डर्स को। तो वो पैसा जो आप निकालोगे, तो मान लीजिए पेड अप शेयर कैपिटल है 60 करोड़, करोड़ में फ्री रिजर्व है 40 करोड़, तो टोटल मिलाकर हो गया 100 करोड़। 100 करोड़ का 10% कितना होता है रे? देखो कैलसी लेने चले गए सब, मैं आपसे पूछ रहा हूं 100 करोड़ का 10% किधर है? और मेरे पास अभी सिर्फ 2 जवाब आए हैं। इतना ब्रिलियंट क्लास है मेरा। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं साहब, हम जब टीचर्स आपस में चर्चा करते हैं तो वी आर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी प्राउड ऑफ योर बैच। सही बताता हूं, राइट? मैक्सिमम लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, मैक्सिमम टीचरों से। उनका ये सबका मानना ये रहता है कि साहब ये लोग ने अगर ढंग से जैसा लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहे ना, ये सारे के सारे फाइनल निकल जाएंगे, कुछ रैंक लाएंगे। ये जेन्युइन ओपिनियन है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वालों में से हूं, मैं तो इतना सोचा साची करता ही नहीं हूं साहब, मेरे को आता नहीं है साहब, मैं हकीकत बताता हूं साहब। जिधर जिधर मैं कुछ ज्यादा व्यापार करने गया ना, उधर नुकसान हुआ है। मेरे को मेरा काम अच्छे से आता है, बस इतना मुझे मालूम है, इसलिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूं, और ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। अगर खराब होती तो मैं तो खराब बोल देता आपको कि देखो साहब सब थर्ड क्लास बोल रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि सभी ने ये चीज को माना है। प्राची जी अभी भी कैलकुलेट कर रही है कि 100 करोड़ का 10% कितना होता है। क्या मैडम? आराम से गिनो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, जब तक आप जवाब नहीं दोगे ना मैं आगे नहीं जाऊंगा। प्रियांशी जी भी गिनने में लगी हुई है अभी, आराम से गिनो प्रियांशी जी, कोई जल्दी नहीं है हम लोग को। अंकित भी गिन रहा है। ये मेरा एक चेक करने का तरीका रहता है कि मेरे जितने भी जान है और जो वर हैं वो कितना ध्यान दे रहे क्लास में, और इससे ये तय होता है कि प्राची जी अभी क्लास में नहीं है, प्रियांशी भी क्लास में नहीं है, अंकित क्लास में नहीं है,
नहीं नहीं नहीं, तू होता तो 10 करोड़ गिनने में तेरे को इतना कितना समय लगता है? 10 करोड़ गिनने में तुम लोग को इतना समय लगता है यार? हैं? राधिका जी, आपको 10 करोड़ गिनने में इतना समय लगता है? महेश्वरी जी का तो आ गया, पर दूसरी राधिका जी, क्या यार तुम लोग यार जवाब नहीं देते हो मेरे को यार। सामने बैठे रहते ना, मैं तो सर से भिड़ जाता हूं स्टूडेंट से साहब। देखो फिर भी अभी अभी मैं प्रियांशी जी को बोलूंगा ना, तो अभी अभी प्रियांशी जी का नया जवाब आएगा, सर मैं यही हूं, मैं यही थी। राइट, मस्त है यार, आई लाइक इट यार। राइट, गजब है यार तुम लोग का सिस्टम, गजब है। राइट, मैं तो ऐसे चेक करता रहता हूं साहब, और कोई जरिया नहीं है मेरे पास। चलो चलो, अब अमाउंट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये जो भी पैसा है ये लॉस को सेट ऑफ करने में लगाना। राइट, और फिर याद रखना साहब, आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जितना भी पैसा निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नियम के अनुसार निकाला होगा, पर किसी भी हाल में वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। यानी मेरे एग्जाम्पल में पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 60। अब 60 का 15% निकालना है, या तो तुम्हारी मौत हो जाएगी या सबके सब जवाब दोगे। इससे तय हो जाएगा तुम लोग क्लास में हो या नहीं हो। एक भी नपुंसक जो क्लास में नहीं है, बुरा लगे तो बुरा लगाओ, क्या करूं? चालू क्लास में गायब कैसे हो सकते हो आप? हर एक जन का जवाब चाहिए, जवाब नहीं है मतलब आप क्लास में नहीं है, बस। पेड अप शेयर कैपिटल का 15% निकालना है। पेड अप शेयर कैपिटल का 15% निकालना है। क्या चिरायु? हाँ, आ गया आ गया। राधिका जी, पेड अप शेयर कैपिटल का 15% निकालना है। राधिका जालान जी, एक ही है क्या दोनों राधिका, या अलग अलग है? क्योंकि मैंने उनको कभी भी मैसेज करते हुए देखा नहीं है। अलग है? कभी मैसेज ही नहीं करते हो। मैं बोलने का मौका देता हूं उनको, क्या पता। हाँ मैडम, आप हैं मैम? मेरे बोलने वाला अवसर भी नहीं उठा रही है, मैसेज भी नहीं कर रही है। सही है भाई, चलो। देखो साहब, अपने मैं थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टेड रहता हूं, वरना दुनिया को पड़ी नहीं होती है साहब कौन क्लास में और क्या कर रहा है, मेरे को थोड़ा रहता है साहब। अभी देख मेरी बात सुन, ये बोलना ये चाहता है, तेरा पेड अप शेयर कैपिटल का जो 15% है ना, ये बोलता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में 9 करोड़ रुपया पेंडिंग होना चाहिए डिविडेंड चुकाने के बाद। समझा? ये उसका मतलब है। मतलब बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉवल 9 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। एवरीवन विद दिस, इसमें कोई डाउट है क्या? यानी रेट 3 साल से एवरेज का कम नहीं, अमाउंट जो भी आप निकालोगे पेड अप प्लस फ्री रिजर्व के 10% से कम नहीं, पहले लॉस को सेट ऑफ करेंगे और रिजर्व में जो पैसा बचेगा वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। एवरीवन विद दिस रूल 3 यार, कैलकुलेशन के साथ बताया मैंने दोस्तों, पक्की बात है ना? ओके, थैंक यू। वही है साहब, वही है। ये लोग क्या बोलना चाहते हैं? तो साहब अब ये बोलता है कि यार जब भी आप डिविडेंड की घोषणा करें, अब रूल को बहुत ध्यान से समझना साहब,
मैं आपको आगे वाले टॉपिक का भी रूल अभी बता रहा हूं, पूरा डिविडेंड का रूल बता देता हूं, एग्जाम्पल देते हुए आने वाला टॉपिक भी बता देता हूं। आप ये देख लो, अगर सिस्टमेटिकली अगर अपन ने अभी देख लिया तो मेरे हिसाब से कल तक तो अपन पूरा चैप्टर फिनिश ऑफ कर सकते हैं, राइट? कोशिश कर सकते, देखते हैं। पहले देखो, अब मान लो 30 सितंबर की एजीएम है, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 30 सितंबर की एजीएम है, तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है 5 अक्टूबर तक डिविडेंड का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। डिविडेंड का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। फिर ये बोलता है सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद में 30 डेज के अंदर, ये रूल आएगा अभी आगे, यानी हो गया 30 अक्टूबर, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे हो जाना चाहिए। 30 अक्टूबर तक डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे हो जाना चाहिए। तो सर ये 5 तारीख के बाद 30 दिन है या 5 तारीख को इंक्लूड करता हुआ 30 दिन है? जल्दी बोलो, इंक्लूड करता हुआ या उसके बाद? इंक्लूड करता हुआ या उसके बाद? ऐश्वर्या कह रहा है उसके बाद 30 दिन है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा 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 क्यों हूं, लगता है मुझको तो ये मैंने अब है जाना, गाऊंगा जिंदगी में अब मैं तो अब ये गाना, होने वाला है अब क्या ओ, कोई तो बताए इसे, ऐश्वर्या मुझे तू बता दे ओ, 5 तारीख के बाद 30 दिन है या 5 तारीख को मिलाते हुए है? जल्दी जल्दी बता तू दे, जल्दी जल्दी बता 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 बता, जल्दी जल्दी। 5 तारीख के बाद 30 दिन है। जी पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं। अबे गजनी, तेरे को यहां पे दिख नहीं रहा है? मैं 30 सितंबर से 30 दिन गिन रहा हूं, तो कितना होता है 30 डेज? अबे आंसर दिया है, पूछ नहीं रहा हूं, गलत नहीं लिखा है। 30 डेज में चुकाते तो 30 दिन जो गिनते वो 30 सितंबर के बाद है या 5 तारीख के बाद? मैं 30 अक्टूबर लिख रहा हूं, 30 दिन गिन के, तो बता ये इंक्लूड करता हुआ है या छोड़कर है? ये 5 दिन इंक्लूड हो रहे हैं, बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं। सिंपल है यार, बता रहा हूं मैं कि ये 5 तारीख को मिलाते हुए ये बोलते सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो, पर इन्होंने डेट क्या दी है? डिविडेंड पे कब? इसका प्रॉब्लम ये आया 123 में, तो उन्होंने बता दिया 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो, और 124 में ये लोग बोलते हैं 30 डेज में डिविडेंड पे हो जाना चाहिए।
30 डेज में डिविडेंड पे हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन 30 डेज में पे हो जाना चाहिए मेरे दोस्त। 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे हो जाना चाहिए। विद इन 30 डेज इट शुड बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, इसलिए 5 तारीख को शामिल करता हुआ। ठीक है, ये मैंने पूछा नहीं था, बताया था। राइट, ये तो मैंने बताया है। अब ध्यान से सुनो। फिर ये बोलता है, अब यार पहले के टाइम में क्या था मालूम क्या, डिविडेंड वारंट्स मिलते थे। मालूम, मैं दिखाता हूं कैसे होते थे। डिविडेंड वारंट्स मिला करते थे। राइट, डिविडेंड वारंट्स कैसे होते हैं? डिविडेंड वारंट्स कैसे होते हैं, मतलब अभी वो क्रोम खुला हुआ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाऊं। चलो मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड। डिविडेंड वारंट्स ऐसे हुआ करते थे। आपको गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है? हाँ, अब देखो ऐसे है ना, डिविडेंड वारंट्स मिलते थे। ये देखो, ये देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिविडेंड वारंट आया है। अब ऐसे डिविडेंड वारंट मिला करते थे। अब फिर हमें क्या करना पड़ता था, ये आपको वारंट आया, ठीक है, आपके घर में कुरियर होके आया, अब आपको इसे बैंक में जाके जमा कराना पड़ता था। फिर बैंक में जब जमा होता था तब जाके आपके खाते में वो पैसे ट्रांसफर होते थे। अब ऐसे वारंट मेरे पास भी पहले बहुत आए हुए हैं यार। कई बार क्या, देखो मैं एज अ स्टूडेंट है ना, थोड़ा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट था, कभी किसी ने बोला ये अच्छी कंपनी है तो 10 शेयर 11 शेयर ले लेके रख लिए मैंने, ले लेके शेयर रख लिए मैंने, तो 10 शेयर 11 शेयर ले लेके रख लिए साहब। अब उस पे कभी डिविडेंड आता है 40 रुपया 42 रुपया। आज अगर मैं उसको बैंक में मतलब उस समय जमा कराने जाता तो मेरे गाड़ी का जो पेट्रोल है ना, भले इतना महंगा नहीं था फिर भी साला 60 70 80 रुपए का पेट्रोल लग जाए। अब 40 रुपया लेने के लिए 80 रुपया खर्च करना समझदारी नहीं थी। तो कई बार क्या, मैं डिविडेंड वारंट को जमा ही नहीं कराता था बैंक में यार। राइट, क्या करूं जमा करा के, मतलब इट वॉज यूजलेस साहब। राइट, तो अब कई बार क्या होता है, ये बोलते हैं कि देखो 30 तारीख तक पे हो जाना चाहिए। अब कई बार क्या पे नहीं होता, तो विद इन 7 डेज, अब 30 दिन के बाद विद इन 7 डेज, अगर मैं 7 डेज यहां से गिनूं तो मुझे 7 डेज मिलता है 6 नवंबर 6 नवंबर। अगर अगर डिविडेंड is not collected by the shareholder, then it should be transferred to unpaid dividend account. तो यानी अगर 30 दिन में पे ऑफ मैंने कर दिया पर वो उसने रिसीव नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया, तो 7 दिन के अंदर मैं वो पैसा कहां डाल दूंगा मेरे दोस्तों? विद इन 7 डेज में उसको कहां डाल दूंगा मेरे दोस्तों? कहां डाल दूंगा मेरे दोस्तों? कहां डाल दूंगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। This amount
in unpaid dividend account will remain in the account for 7 years, and after 7 years it will be transferred to investor education protection fund, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। बस अभी ये लोग बीच में खाली इतना सा बोलेंगे, इधर within 90 days from declaration of dividend, company should inform ROC about shareholder and their detail who have not collected dividend। मतलब गवर्नमेंट ये बोलना चाहती है, भाई ऐसा कौन है इंडिया में जो पैसे लेना भूल गया, तो आरओसी को बताओ एक बार 90 डेज के भीतर भीतर कि पूरी डिटेल बताओ, कौन डिविडेंड लेना भूल गया है, डिविडेंड लेने नहीं आया है, उनकी डिटेल दे दो। आरओसी को ये डिटेल अपन को बतानी पड़ेगी, राइट। सर ये सब रूल क्यों आए? द लॉजिक बिहाइंड all this rule is that even if the shareholder has not taken the dividend, but the dividend cannot again be transferred to P&L account of the company। कंपनी के P&L अकाउंट में कभी नहीं जा सकता वापस, राइट। एक बार जो धन पराया हो जाए, पराया कैसे हुआ? सेपरेट बैंक अकाउंट में डाला था, सेपरेट बैंक अकाउंट, फिर वो कभी अपना नहीं हो सकता, फिर वो कभी भी क्या अपना नहीं हो सकता। इन शॉर्ट, अगर इन्वेस्टर डिविडेंड लेने नहीं आया, शेयर होल्डर डिविडेंड लेने नहीं आया, तो भी कंपनी अपने पीएनएल में तो इस पैसे को नहीं डाल सकती। इन शॉर्ट, आपको ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ही डालना होगा। वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पड़ा रहेगा और 7 साल के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। हेलो एवरीवन, देख भाई, पूरा का पूरा रूल यहां से बताता हूं। घोषणा होने के 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट, 5 दिन को मिलाते हुए 30 दिन में पे होने के बाद जो पैसा रह जाएगा 7 दिन के अंदर डेट के साथ बताया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो। सर अगर मैंने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो? इफ नॉट,
इफ नॉट ट्रांसफर देन इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। ले दे दे, तेरे बाप को भी देना पड़ेगा, दे, राइट। तो साहब आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। इफ नॉट ट्रांसफर देन इंटरेस्ट एट द रेट, इंटरेस्ट एट द रेट, एट द रेट क्या, 18% साहब। क्यों टेंशन लेते हो मैडम, 18, 15 जो भी होगा सब आ जाएगा, ब्याज देना पड़ेगा कहने का मतलब है। देख लेंगे रूल में यार, राइट। रूल 15 बोलेगा तो 15 दे देंगे मैडम, क्यों टेंशन लेने का। सर अगर शेयर होल्डर 7 दिन बाद लेने चला जाए तो, अरे साहब, हाँ देखो साहब, अभी देखो ये वाला पॉइंट भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं सर, 7 दिन के बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जमा करके उस फंड को करेंगे क्या? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड जमा करिंग दिस पैसा? जमा करके ये उस फंड को एक साथ आग लगाना चाहते हैं, या जमा इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई आए उसको रीपे कर सके? आप बताओ। ये 7 साल तक ये लोग बोल रहे हैं हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखेंगे, रखने का उद्देश्य क्या है? रीपे करना भाई। तू कभी भी जाना 7 साल तक तेरे को रीपे करेंगे ना अनपेड डिविडेंड अकाउंट से। थोड़े छोटे मोटे जो चार्जेस होंगे वो काटेंगे यार मेंटेनेंस के। साला ये क्या मजाक लगा लगा लेने क्यों नहीं आते हो? साला पैसे देने के लिए इतना बार बोलना पड़ता है तुमको। ये पैसा कहां यूज होगा मैडम? वो 125 है, अब उसकी तो टेंशन ही मत लो प्रियांशी जी, वो तो मैं बता दूंगा। अभी आप पहले ये समझ लो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा सिर्फ और सिर्फ रीपे करने के लिए यूज करेंगे। 7 साल तक उसमें पड़ा है, उसके बाद जब वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा तब भी ये रूल था। पहले तो ये रूल था कि एक बार इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला गया, ये केंद्र सरकार का फंड है, उसके बाद तो तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब नया रूल ये आ गया है कि भैया तुम टेंशन मत लो, अगर गवर्नमेंट के पास भी चला गया ना तो भी पैसा मिल जाएगा। इन शॉर्ट लॉ ये बोलना चाहता है पैसा तो आपको आपका मिल जाएगा, थोड़ा चार्जेस कट के ही सही, पर पैसा आपको आपका मिल जाएगा। हेलो एवरीवन। सर 7 साल के बाद, अरे भाई 10 साल के बाद भी मिलेगा, तू क्यों टेंशन लेता है यार? अरे हाँ या ना यार? देख भाई, सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया है मैंने 5 दिन के अंदर। ये रूल गवर्नमेंट कंपनी पे तो लागू हो ही नहीं रहा है। और इंटरिम डिविडेंड, अगर कंपनी को लॉस हुआ है और लॉस होने के बावजूद भी कड़के ठाकुर के लड़के कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, not be declared at a rate higher than the average dividend of the immediately 3 preceding year, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। और फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला हिस्सा वैसे मैंने बता दिया है, पर मैं यहां से एक बार दोबारा से आपको कल बताऊंगा। पहले मेरी एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लो। आज अपन ने किया क्या क्या है, अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट 123 सेक्शन के साथ शुरुआत किया। रूल 3 को देखा, सारे कैलकुलेशन उसी के अनुसार मैंने आपको बताए हैं कि कैसे कैसे पुराने वाले प्रॉफिट में से भी डिविडेंड दे सकते हैं, इस साल वाले में से भी दे सकते हैं, इस साल वाले के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस साल वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कितना देने का है। पिछले साल वाले में से जो रूल 3 बोलता है उसके अनुसार ही दे पाएंगे।